नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल स्पार्क में, जहां हम लॉ को आसान भाषा में समझते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं और एग्जाम्स में टॉप करने में आपकी मदद करते हैं। आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी संविधान कानून। इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण 10 सवाल जो हर एलएलबी स्टूडेंट, जुडिशरी एस्पिरेंट और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप सच में लॉ को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल का स्वरूप, उद्देश्य और विधिक महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भूमिका इंट्रोडक्शन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचयात्मक भाग है, जो इसके मूल उद्देश्यों, दर्शन और आदर्शों को व्यक्त करती है। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना का स्वरूप। प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है, जो ये दर्शाती है कि संविधान की शक्ति जनता से आती है। इसमें भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य घोषित किया गया है। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। प्रस्तावना निम्नलिखित उद्देश्यों को स्थापित करती है: न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, समानता, अवसरों की समानता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, विधिक महत्व, लीगल सिग्निफिकेंस। प्रारंभ में प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य नहीं माना गया था। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान का अभिन्न अंग माना। न्यायालय इसका उपयोग संविधान की व्याख्या के लिए करता है। ये संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर को समझने में सहायक है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। प्रस्तावना न केवल संविधान का मार्गदर्शन करती है, बल्कि यह भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की आधारशिला भी है। प्रश्न 2, मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स की प्रकृति, महत्व और सीमाएं स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भूमिका। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण भाग है, जो नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता प्रदान करते हैं। प्रकृति, नेचर। ये अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। ये न्यायालय द्वारा संरक्षित हैं। ये राज्य के विरुद्ध लागू होते हैं। कुछ अधिकार नागरिकों को और कुछ सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। महत्व, इम्पोर्टेंस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, लोकतंत्र को मजबूत बनाना, समानता और न्याय सुनिश्चित करना, राज्य की मनमानी पर नियंत्रण। सीमाएं, लिमिटेशंस। ये पूर्ण, एब्सोल्यूट नहीं है। राज्य सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता आदि के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। आपातकाल के समय कुछ अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। निष्कर्ष, मौलिक अधिकार नागरिकों के विकास और लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है, लेकिन संतुलन बनाए रखने के लिए इन पर उचित सीमाएं भी आवश्यक है। प्रश्न 3, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा, महत्व और सीमाएं स्पष्ट कीजिए। उत्तर, न्यायिक समीक्षा वह शक्ति है जिसके द्वारा न्यायालय ये जांच करता है कि कोई कानून या सरकारी कार्य संविधान के अनुरूप है या नहीं। अवधारणा, कॉन्सेप्ट। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध पाया जाता है तो न्यायालय उसे अमान्य घोषित कर सकता है। महत्व, इम्पोर्टेंस। संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण, लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाना। सीमाएं, लिमिटेशंस। न्यायालय केवल वैधानिकता की जांच करता है, नीति की नहीं। न्यायालय स्वयं कानून नहीं बना सकता। कुछ मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता, पॉलिटिकल क्वेश्चंस। निष्कर्ष, न्यायिक समीक्षा संविधान की रक्षा का एक शक्तिशाली साधन है, लेकिन इसका प्रयोग संतुलित और सावधानीपूर्वक होना चाहिए। प्रश्न 4, भारतीय संविधान के संघीय ढांचे, फेडरल स्ट्रक्चर की विशेषताएं और उसकी प्रकृति स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भूमिका।
भारत का संविधान संघीय व्यवस्था पर आधारित है, लेकिन इसमें एकात्मक विशेषताएं भी शामिल हैं। संघीय विशेषताएं: केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, लिखित और कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विस्तरीय सरकार। एकात्मक विशेषताएं: आपातकाल के समय केंद्र की शक्ति बढ़ जाती है। एकल नागरिकता, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा। प्रकृति: भारत को संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक झुकाव क्वाजी फेडरल कहा जाता है। निष्कर्ष: भारतीय संविधान ने एक संतुलित प्रणाली बनाई है जो राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्तता दोनों को बनाए रखती है। प्रश्न 5, संविधान संशोधन अमेंडमेंट की प्रक्रिया और उसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। उत्तर: भूमिका। संविधान संशोधन का अर्थ है समय के अनुसार संविधान में परिवर्तन करना। प्रक्रिया: आर्टिकल 368, संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश किया जाता है। विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। कुछ मामलों में राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संशोधन लागू होता है। संशोधन के प्रकार: साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत जोड़ राज्यों की मंजूरी। महत्व: संविधान को लचीला बनाता है। बदलती परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन। लोकतंत्र को मजबूत बनाना। निष्कर्ष: संविधान संशोधन एक आवश्यक प्रक्रिया है जो संविधान को जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखती है। प्रश्न 6, मूल संरचना सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है? इसकी उत्पत्ति, विकास और महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर: भूमिका। इंट्रोडक्शन। मूल संरचना सिद्धांत भारतीय संवैधानिक कानून का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसके अनुसार संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह संविधान की मूल संरचना को नष्ट या बदल नहीं सकती। उत्पत्ति। ओरिजिन। इस सिद्धांत की उत्पत्ति 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में हुई। इस मामले में न्यायालय ने पहली बार यह घोषित किया कि संसद की संशोधन शक्ति असीमित नहीं है। विकास। डेवलपमेंट। इस सिद्धांत को बाद के कई मामलों में और स्पष्ट किया गया। इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण 1975 लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया को मूल संरचना माना गया। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 न्यायिक समीक्षा और सीमित संशोधन शक्ति को मूल संरचना का भाग बताया गया। अन्य मामलों में भी न्यायालय ने समय समय पर नए तत्व जोड़े। मूल संरचना के प्रमुख तत्व एलिमेंट्स। न्यायालय ने कोई निश्चित सूची नहीं दी है, लेकिन कुछ प्रमुख तत्व हैं। संविधान की सर्वोच्चता, गणतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों की रक्षा, शक्तियों का विभाजन, महत्व, सिग्निफिकेंस, संसद की शक्ति पर नियंत्रण। ये सुनिश्चित करता है कि संसद अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करे। संविधान की पहचान की रक्षा, संविधान की मूल भावना और ढांचे को सुरक्षित रखता है। न्यायपालिका की भूमिका मजबूत करता है। न्यायालय संविधान का संरक्षक बनकर उभरता है। लोकतंत्र की सुरक्षा, ये लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में मदद करता है। प्रश्न 7, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है? इनके प्रकार, प्रभाव और आलोचना स्पष्ट कीजिए। उत्तर: भूमिका। इंट्रोडक्शन। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान ऐसे विशेष प्रावधान हैं जिनका उपयोग देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को खतरे के समय किया जाता है। इन प्रावधानों के अंतर्गत केंद्र सरकार को असाधारण शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। आपातकाल के प्रकार। टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। 1, राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 352। जब देश की सुरक्षा पर युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। 2, राज्य आपातकाल। राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 356।
जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। 3. वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। जब देश की वित्तीय स्थिरता या साख क्रेडिट खतरे में हो, तब ये लागू किया जाता है। आपातकाल के प्रभाव इफेक्ट्स। केंद्र की शक्तियों में वृद्धि। केंद्र सरकार राज्यों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त कर लेती है। मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। विशेषकर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। संघीय ढांचे पर प्रभाव। संघीय प्रणाली अस्थायी रूप से एकात्मक रूप ले लेती है। राज्य सरकारों पर प्रभाव। राष्ट्रपति शासन में राज्य की विधायिका निलंबित या भंग हो सकती है। महत्व इम्पोर्टेंस। देश की एकता और सुरक्षा बनाए रखना। संकट के समय त्वरित निर्णय लेना। प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखना। प्रश्न 8। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स और राज्य के नीति निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। उत्तर। भूमिका इंट्रोडक्शन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार पार्ट 3 और राज्य के नीति निदेशक तत्व पार्ट 1 दोनों ही महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। जहां मौलिक अधिकार नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, वहीं नीति निदेशक तत्व राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए दिशा देते हैं। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। ये न्यायालय द्वारा लागू जस्टिशिएबल होते हैं। इनका उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करना है। यदि इनका उल्लंघन होता है, तो व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। ये राज्य की शक्तियों पर नियंत्रण लगाते हैं। नीति निदेशक तत्व DPSP। ये न्यायालय द्वारा लागू नॉन जस्टिशिएबल नहीं होते। ये सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना है। ये एक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना का आधार है। दोनों के बीच संबंध रिलेशनशिप। पूरक कॉम्प्लीमेंट्री संबंध। मौलिक अधिकार और DPSP एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक है। संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट। प्रारंभ में दोनों के बीच टकराव देखा गया, जहां मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी गई। संतुलन बैलेंस। बाद में न्यायालय ने दोनों के बीच संतुलन स्थापित किया और कहा कि दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। संशोधन के माध्यम से समन्वय। 42वें और 44वें संशोधन के बाद दोनों के बीच बेहतर संतुलन स्थापित किया गया। महत्व इम्पोर्टेंस। लोकतंत्र को मजबूत बनाना। सामाजिक और आर्थिक समानता लाना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना। नागरिकों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना। प्रश्न 9। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट क्षेत्राधिकार रिट ज्यूरिसडिक्शन का स्वरूप, प्रकार और महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर। भूमिका इंट्रोडक्शन। भारतीय संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालयों को विशेष शक्तियां प्रदान करता है, जिन्हें रिट क्षेत्राधिकार रिट ज्यूरिसडिक्शन कहा जाता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को ये शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 ये नागरिकों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। इसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। ये केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में लागू होता है। इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 226 आर्टिकल 226 यह उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है। यह मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए भी लागू होता है। इसका क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 से व्यापक है। रिट के प्रकार टाइप्स ऑफ रिट्स। हेबियस कॉर्पस अवैध हिरासत से व्यक्ति को मुक्त कराने के लिए। मैंडेमस किसी सार्वजनिक अधिकारी को अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश।
प्रोहिबिशन निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना। सर्टियोरारी सर्टियोरारी उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत के आदेश को निरस्त करना। क्वो वारंटो किसी व्यक्ति से यह पूछना कि वह किस अधिकार से किसी पद पर बैठा है। प्रश्न 10 शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है? भारतीय संविधान में इसकी स्थिति और महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर भूमिका इंट्रोडक्शन। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत है जिसके अनुसार शासन की तीनों शाखाएं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपनी अपनी सीमाओं में कार्य करें ताकि सत्ता का केंद्रीकरण न हो और दुरुपयोग रोका जा सके। सिद्धांत का अर्थ मीनिंग। इस सिद्धांत के अनुसार विधायिका लेजिस्लेचर कानून बनाती है, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव कानून को लागू करती है, न्यायपालिका जुडिशरी कानून की व्याख्या करती है। तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते। भारतीय संविधान में स्थिति पोजीशन इन इंडिया। भारत में ये सिद्धांत कठोर रूप से लागू नहीं है बल्कि आंशिक रूप से अपनाया गया है। संविधान में स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत का उल्लेख नहीं है। तीनों अंगों के बीच कार्यों का विभाजन किया गया है। कुछ मामलों में एक अंग दूसरे के कार्य भी करता है, जैसे कार्यपालिका द्वारा अध्यादेश जारी करना। चेक्स एंड बैलेंसेस नियंत्रण और संतुलन। भारतीय संविधान में पूर्ण पृथक्करण के बजाय चेक्स एंड बैलेंसेस की व्यवस्था है। न्यायपालिका विधायिका के कानूनों की समीक्षा कर सकती है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति विधेयकों को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और लीगल स्पार्क को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही लॉ के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।